सोचो क्या होता अगर सीजन 2 में डायना फ्रिट्ज ने एरिन को खा लिया होता। नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, तुम्हें आगे जाके इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर मिलेगा एंड कुछ एक्स्ट्रा व्हाट इफ के साथ। लाइक क्या होता अगर हिस्टोरियन ने क्रिस्टल केव में एरिन को टच कर लिया होता, एंड क्या होता अगर केनी लिवाई को मार्ले ले जाता एंड लिवाई मार्ले के साइड से फाइट करता। आज हम इन सब व्हाट इफ सिनेरियो को डिटेल में देखने वाले हैं एंड एंड में एक बोनस सिनेरियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सोचो क्या होता अगर लिवाई मार्ले के साइड से फाइट करता। अटैक ऑन टाइटन में पैराडाइज की अल्टीमेट शील्ड सिर्फ एक इंसान था, लिवाई एकरमैन। पर क्या होता अगर लिवाई कभी सर्वर कॉर्प्स ज्वाइन ही नहीं करता। इमेजिन करो जब केनी एकरमैन ने लिवाई को अंडरग्राउंड में ढूंढा था तो उसे सिर्फ फाइट करना सिखाकर छोड़ने के बजाय वो उसे एक मार्लियन सर्वे शिप पर स्मगल करके पैराडाइज से बाहर ले जाता। केनी टिबुर फैमिली या मार्लियन मिलिट्री के साथ एक डील करता कि उसके पास एक ऐसी ब्लड लाइन है जो फाउंडर के पावर से कम्प्लीटली इम्यून है और जिसके पास बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी टाइटन जैसी रॉ स्ट्रेंथ है। लिवाई पैराडाइज के अंडर सिटी के बजाय लिबेरो एंटरटेनमेंट जोन में बड़ा होता, पर वॉरियर्स की तरह उसके अंदर कोई ब्रेन वॉश एल्डियन गिल्ट नहीं होता। वो प्योरली एक रथलेस मर्सनरी बनता। उसका एकरमैन अवेकनिंग अर्विन स्मिथ को बचाने के लिए नहीं बल्कि केनी या किसी मार्लियन कमांडर को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिगर होता। मार्ले के टॉप साइंटिस्ट लिवाई पर स्टडी करते और उसे पैराडाइज के पुराने ओडियम गियर के बजाय हाईली एडवांस वेपनरीज जैसे एंटी टाइटन राइफल्स, सुपीरियर एक्सप्लोजिव और एडवांस ग्रैपलिंग हुक से इक्विप कर देते। एक एकरमैन जिसे मार्ले के टॉप टायर मिलिट्री फंडिंग और टेक्नोलॉजी मिल गई हो वो अनस्टॉपेबल बन जाता। इस एक डिसीजन का पैराडाइज पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता। अर्विन स्मिथ कभी लिवाई को रिक्रूट ही नहीं कर पाता और बिना ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर के सर्वे कॉर्प्स का सर्वाइवल रेट जमीन पर गिर जाता। अर्विन शायद किसी अर्ली एक्सपीडिशन में मारा जाता। जब फीमेल टाइटन आर्क में एनी अटैक करती तो उसे रोकने वाला कोई लिवाई नहीं होता। एनी इजीली एरिन को जाइंट ट्री फॉरेस्ट से एम्बुश करके सीधा वॉल मारिया के बाहर ले जाती और अगर किसी तरह एरिन रिटर्न टू शिगानशिना आर्क तक सर्वाइव कर भी लेता तो वहाँ सर्वे कॉर्प्स को ज़ीक येगर की जगह 20 टाइटन के ऊपर खड़े मार्लियन लिवाई का सामना करना पड़ता। जब स्काउट्स अपने सुसाइडल चार्ज लॉन्च करते तो लिवाई अकेले उन्हें खत्म कर देता। फाइनल बैटल में आमने सामने होते दो एकरमैन, मिकासा एंड लिवाई। मिकासा के पास रॉ टैलेंट जरूर था पर मार्लियन लिवाई के पास सालों की प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग, सुपीरियर वेपन्स और जीरो इमोशनल अटैचमेंट होती। ये कोई फाइट नहीं, एक स्ट्रेट एग्जीक्यूशन होता। लिवाई बिना किसी हेजिटेशन के मिकासा को मार देता, एरिन को कैप्चर कर लेता और मार्ले बिना किसी मेजर रेजिस्टेंस के पूरी दुनिया पर एब्सोल्यूट राज करता। सिर्फ केनी के एक डिफरेंट चॉइस ने ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े हीरो को उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बना दिया होता। क्या होता अगर डायना एरिन को खा लेती। अटैक ऑन टाइटन की पूरी टाइमलाइन एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाती अगर सीजन 2 में एरिन का पंच कनेक्ट नहीं करता। इमेजिन द स्माइलिंग टाइटन यानी डायना फ्रिट्ज उस पंच को डॉज करती और एरिन को बीच से बाइट करके उसके स्पाइन और स्पाइनल फ्लूइड को कंज्यूम कर लेती। डायना एक प्योर टाइटन थी जिसके पास रॉयल ब्लड था। जैसे वो एरिन को खाती वो इंस्टेंटली अटैक टाइटन और सबसे सुप्रीम फाउंडिंग टाइटन की पावर इनहेरिट कर लेती। एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक होती और सालों बाद डायना अपने टाइटन नैप से वापस ह्यूमन फॉर्म में बाहर आती, कंप्लीटली नेकेड, कंफ्यूज्ड और ग्रीशा एरिन और कार्ल्स के मेमोरी से भरी हुई। वहीं पास में गिरी इंजर्ड मिकासा एरिन को अपनी आंखों के सामने मरते देख एक ब्लाइंड एकरमैन रेज में चली जाती। पर बिना किसी ओडियम गैस के या तो सराउंडिंग टाइटन उसे वहीं मार देते या हांस उसे जोर जोर से रोते हुए वहाँ से घसीट कर ले जाता। लेकिन इस पूरे सिनेरियो की सबसे डार्क ट्रेजेडी अब शुरू होती। अपने रॉयल ब्लड की वजह से डायना सीधा पास में एंटर करती और यामिर से मिलती, कंप्लीटली बाईपासिंग द लॉक जो एरिन ने फेस किया था। पर इसी रॉयल ब्लड की वजह से 145th किंग का वाव रिनाउंसिंग वॉर इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता। किंग का गोस्ट डायना की कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी तरह पजेस कर लेता। उसकी आंखें किंग के कंट्रोल में आकर पर्पल ग्लो करने लगती। डायना के अपने हस्बैंड ग्रीशा के मिशन को पूरा करने की और एल्डिया को बचाने की सारी कोशिश एक एब्सोल्यूट सुसाइडल पीस मेकर में बदल जाती। डायना अब एक गॉड बन चुकी थी पर वो पूरी तरह पैरालाइज्ड थी। उसी वक्त वो पजेस होकर फाउंडर की पावर यूज करती, आसपास के सारे प्योर टाइटन को अटैक रोकने का कमांड देती और बैटलफील्ड पर बचे हुए हर एक सर्वे कॉर्प्स मेंबर के मेमोरीज मिटा देती। इसके बाद डायना चुपचाप वॉल सीना के अंदर वापस चली जाती, राइस फैमिली को ढूंढती और फाउंडर टाइटन वापस रॉड राइट्स को सरेंडर कर देती। कुछ सालों बाद जब मार्लियन मिलिट्री और डायना का अपना बेटा ज़ीक येगर पैराडाइज पर अटैक करने आता तो किंग की सुसाइडल आइडियोलॉजी के चलते डायना या रॉड राइस बिना कोई अटैक किए वॉल ब्रीच होने देते। ज़ीक को अपना यूथनाइज प्लान एग्जीक्यूट करने का कोई मौका ही नहीं मिलता क्योंकि फाउंडर पहले सरेंडर कर चुका होता। ना कोई रंबलिंग होती और ना ही कोई रेजिस्टेंस। मार्ले दुनिया की कंबाइंड मिलिट्री माइट के साथ आकर पैराडाइज के हर एक एल्डियन को मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता। एक सेकंड का डिले और जिस टाइटन ने एरिन की मां को खाकर उसके रिवेंज को स्टार्ट किया था वही टाइटन दुनिया की सबसे पावरफुल एंटिटी बनकर पैराडाइज को खुद अपने हाथों से मार्ले के आगे सरेंडर करती थी।
क्या होता अगर एरन ने हिस्टोरिया को क्रिस्टल केव में टच कर लिया होता? अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी हमेशा के लिए बदल जाती अगर सीजन 3 के उस क्रिस्टल केव में एक छोटी सी गलती हो जाती। इमेजिन करो जब अंडरग्राउंड राइस चैपल में एरन जंजीरों से बंधा था और हिस्टोरिया अपने फादर रॉड राइस को रिजेक्ट करके एरन को बचाने आती है। जब रॉड राइस एक मैसिव टाइटन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है तो उस पैनिक और केओस के बीच गलती से एरन और हिस्टोरिया के बेयर एंड्स एक दूसरे को कसके पकड़ लेते। उस एक सेकंड में एरन और रॉयल ब्लड का स्किन कांटेक्ट उन्हें इंस्टेंटली पास्ट के डायमेंशन में खींच लेता, जहां उनका आमना सामना सीधा ymir से होता। लेकिन रियल स्टोरी से अलग इस वक्त एरन का मेंटल स्टेट पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अभी अभी पता चला था कि उसके फादर ग्रीशा ने बच्चों का मर्डर किया है और वो खुद से इतनी नफरत कर रहा था कि वो बस मरना चाहता था। उसे मार ले, आने वाला फ्यूचर या बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस पैनिक और हिस्टोरिया को बचाने के डेस्परेट कोशिश में एरन के क्योटिक इमोशन सीधा ymir से कनेक्ट हो जाते। ymir उस क्योटिक स्टेट को एक कमांड की तरह समझती और फाउंडिंग टाइटन की पावर एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो जाती। पैराडाइज के तीनों वॉल्स, सीना, रोज और मारिया के सारे वॉल टाइटन जाग जाते और उनके बॉडी से इमेंस हीट निकलने लगती। क्योंकि एरन के पास कोई प्लान या बाहर का कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट नहीं था, वो सारे कोलोसल टाइटन बिना किसी डायरेक्शन के रैंडमली एक्सपांडिंग सर्कल में चलना शुरू कर देते। सबसे पहले वो अंडरग्राउंड केव पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती, जिसमें एरन और हिस्टोरिया वहीं दबकर मर जाते। और उसके बाद सिगानशीना, ट्रोस्ट और इंटीरियर के सारे मासूम लोग अपने प्रोटेक्टर वॉल्स टाइटन के पैरों तले बेरहमी से कुचले जाते। पैराडाइज के लोगों को सी देखने तक का मौका नहीं मिलता और वो अपने ही लोकलाइज्ड डायरेक्शनलेस रंबलिंग के शिकार हो जाते। एरन दुनिया को बचाना चाहता था पर उस एक टच ने पूरे पैराडाइज को नक्शे से मिटा दिया होता। अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो पहले जाके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूं। क्या होता अगर साशा गाबी को पहले गोली मार देती? इमेजिन करो रिट्रीटिंग एयरशिप पर जब गाबी का ग्रैपलिंग हुक के लॉक होने की आवाज आती है तो साशा रुकती नहीं। अपने शार्प हंटर इंस्टिंक्ट की वजह से साशा तुरंत घूमती है और बिना सोचे गोली चला देती है। गाबी के ट्रिगर दबाने से पहले ही साशा की बुलेट गाबी के सर के आर पार हो जाती है। गाबी की लाइफलेस बॉडी पीछे गिरती और उसके ठीक पीछे खड़ा फेल्को उसके खून से पूरी तरह नहाया हुआ रह जाता। एयरशिप के अंदर सर्वे कॉर्प्स के लोग खुश होते और चेयर करते कि उनकी दोस्त साशा बच गई। उनके लिए ये एक जीत थी। लेकिन फेल्को, उसने अभी अभी उस लड़की को अपने सामने बेरहमी से मरते देखा जिसे वो प्यार करता था और मारने वाले वो डेविल्स थे जो हंसते हुए जश्न मना रहे थे। फेल्को पूरी सीरीज का अकेला ऐसा इनोसेंट कैरेक्टर था जो समझता था कि वॉल्स के अंदर के लोग भी बिल्कुल हमारे जैसे। लेकिन इस एक पल में उसका वो वर्ल्ड व्यू शैटर हो जाता। गाबी की मौत उस मासूम बच्चे को प्योर हेट्रेड और रिवेंज से भर देती। रियल स्टोरी की तरह फेल्को अब भी प्रिजनर बनता, जीक का स्पाइनल फ्लूइड पीता और पोर्को को खाकर नया जॉ टाइटन बन जाता एंड बिना किसी गनशॉट के एरन प्योर फाउंडिंग टाइटन बन जाता। पर जब रंबलिंग शुरू होती है तब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता। फेल्को अपना फ्लाइंग जॉ टाइटन अलायंसेस को बचाने के लिए यूज नहीं करता। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ बदला होता। वो किसी को बचाने के बजाय अलायंसेस, खासकर साशा, जीन और कॉनी को हंट करना शुरू करता। बिना फेल्को के उड़ने वाले टाइटन के अलायंसेस पूरी तरह जमीन पर फंस जाती। या तो येग्रिस्ट उन्हें मार देते या बदले की आग में जल रहा फेल्को उन्हें खत्म कर देता। किसी भी हालत में वो कभी एरन और उसके फाउंडिंग टाइटन तक नहीं पहुंच पाते। एरन बिना किसी रुकावट के अपनी 100% रंबलिंग पूरी करता और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए मिटा देता। अब बात करते हैं बोनस सिनेरियो की। क्या होता अगर ymir ने मार्शल की जगह राइनर को खा लिया होता? इमेजिन करो जब डर्ट से प्योर टाइटन यानी ymir बाहर आती तो मार्शल राइनर को धक्का नहीं दे पाता एंड इस बार ymir राइनर को पकड़ती और जिंदा चबा जाती और आर्मर टाइटन इनहेरिट कर लेती। ymir ह्यूमन फॉर्म में आकर अकेले दीवारों के अंदर भाग जाती और पीछे बचते मार्शल, एनी और बैटोल्ड। मार्शल वॉरियर यूनिट का सबसे बड़ा जीनियस और ट्रू स्ट्रेटेजिस्ट था। राइनर की तरह उसके पास कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी या मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होता। वो स्ट्रिक्टली लॉजिकल डिसीजन लेता और ब्रूट फोर्स की जगह स्ट्रेल्थ यूज करता। बिना राइनर के वॉल रोज को तोड़ने के मार्शल अपने जॉ टाइटन का यूज करके एनी और बैटोल्ड को रात के अंधेरों में चुपचाप वॉल क्रॉस करवाता। मार्शल की टेक्टिकल इंटेलिजेंस इतनी शार्प थी कि ट्रस्ट आर्क में वो तुरंत फिगर आउट कर लेता कि एरन टाइटन शिफ्टर है। इसका सबसे भयानक अंजाम फीमेल टाइटन आर्क में देखने को मिलता। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में एनी अकेली नहीं होती। पेड़ों के बीच से मार्शल के जॉ टाइटन अचानक लीवाई स्क्वाड को एम्बुश करता। जॉ टाइटन की इंसेन स्पीड और फीमेल टाइटन की मार्शल आर्ट्स के आगे सर्वे कॉर्प्स पूरी तरह से क्रश हो जाता। एरन को इजीली टाइटन के नैप से बाहर निकालकर सीधा शोर लाइन पर ले जाया जाता। एरन कभी हार्डनिंग नहीं सीख पाता, ना ही उस बेसमेंट का राज कभी किसी के सामने आता। मार्ले इजीली फाउंडिंग टाइटन एक्सट्रैक्ट करते, एरन को वहीं एग्जीक्यूट कर देते और बिना एरन के प्रॉपर ट्रांसफॉर्म होना सीखे ही मार्लियन वॉरियर सीजन 1 में ये पूरी वॉर हमेशा के लिए जीत जाते।
राइनर का सरवाइव करना पैराडाइज की सबसे बड़ी किस्मत थी, क्योंकि उसकी मौत ने एरिन की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी होती। तो इन 5 माइंड बेंडिंग टाइमलाइन में से तुमको सबसे ज्यादा डार्क और इंसेंट कौन सा लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड मेरी इस व्हाट इफ वीडियो के बाकी सारे पार्ट्स देखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।